नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद इस देश में कानून बनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। यह संविधान संसद को अधिकार देता है और देश की संसद के अंदर जो कानून बहुमत से बनता है, जो विधेयक जो है बहुमत से पारित होकर कानून बनता है, उस कानून को लेकर के देश की सड़कों पर अगर कुछ लोग उतर करके आगजनी करेंगे, दंगा करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, पुलिस पर हमले करेंगे और साथ साथ सड़कों पर उतरकर ये कहेंगे कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, सड़कों पर उतरकर कहेंगे कि ना हम भारत के संविधान को मानते हैं ना मानेंगे, संसद से पारित कानून को न मानते हैं न मानेंगे, अगर ये सब करेंगे तो फिर आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आप ऐसे लोगों को कहेंगे ये अराजकतावादी हैं, ये दंगाई हैं, ये देश तोड़ने वाली ताकतें हैं। लेकिन कभी आपने सोचा इन दंगाइयों को, इन देश तोड़ने वाली ताकतों को ताकत कहां से मिलती है? दरअसल अगर कुछ लोग सड़कों पर उतर के ये कह रहे हैं कि संसद के कानून को नहीं मानेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता संसद से पारित हुए कानून को असंवैधानिक बताते हैं। बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि ये कानून तो जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से पारित नहीं हुआ, जबकि संसद में जो डिबेट हुई थी देर रात तक, उसको सबने देखा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो वोटिंग हुई थी वो सबने देखा। देर रात तक लोग अपने टेलीविजन चैनलों से चिपके हुए थे, विपक्ष को देखा, सत्ता पक्ष को देखा और वोटिंग भी देखी। लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये तो जबरन पारित करा लिया गया बिल, देश सो रहा था और तब जो है ये कानून जो है ये बना लिया गया। देश सो रहा था, तब देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने वाला कानून जो है बना लिया गया। अब सोचिए, अगर नेता इस तरह के बयान देंगे तो फिर जिहादी तो सड़कों पर उतरेंगे ही। इसलिए जब हम इन दंगाइयों से सवाल करते हैं, जब इन दंगाइयों पर हम उंगली उठाते हैं, तो हमको इन नेताओं से भी सवाल करने चाहिए कि आखिर ये नेता ऐसे दंगाइयों को ताकत क्यों देते हैं। क्योंकि आपने देखा संसद से जो पारित हुआ कानून, उसको लेकर के तो तमाम नेता बड़े वोकल है, पूरा विपक्ष वोकल है। विपक्ष कह रहा है जबरन पारित करा लिया गया, डेमोक्रेटिक तरीके से पारित हुए कानून को वो कह रहे हैं जबरन पारित करा लिया गया। पता नहीं विपक्ष के किसी नेता की उंगली पकड़ के बटन दबाते मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे जरूर जो है वो डीएम करके बताइएगा कि किस नेता को, किस विपक्ष के नेता की उंगली पकड़ के उनको वोट डाल, या कौन सा विपक्ष का नेता जब बहस चल रही थी तो सो रहा था और उसके सोते हुए बिल पारित करा लिया गया। ये सब होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन आज मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों के इस दोहरे चरित्र पर क्या कहा जाए। इस देश की सड़कों पर ये नारे लग रहे हैं कि संविधान को ना मानते हैं ना मानेंगे, कानून को ना मानते हैं ना मानेंगे। उस पर जो लोग संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं वो खामोश हैं, लेकिन संसद से पारित हुए विधेयक को असंवैधानिक बताते हैं। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खड़गे जी के बोल भी सुनाऊंगा आपको, और खड़गे जी ने जो सवाल उठाए उन पर तो सवाल करेंगे, लेकिन खड़गे जी पर भी सवाल उठाने आज जरूरी है। इन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सुनिए क्या कहा खड़गे जी ने और उसके जवाब में क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। हाल में हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मन माने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा
फिर बात उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करेंगे? राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्त पर आपने क्यों नहीं बोला? यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। लेकिन राहुल गांधी के टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी, ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए या बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है, तो आपको परेशानी है क्या? हिंदू धर्म के ट्रस्टों में हिंदू को नहीं डालते, अछूतों को नहीं डालते, पिछड़े लोगों को नहीं डालते, अति पिछड़ों को नहीं डालते। आपको क्या अधिकार है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम डालने का? कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता, या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़काकर राजनीति करना। तो चलिए, आज तो मैंने आपको खड़गे जी को सुनाया और खड़गे जी के जवाब में बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनाया, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हिंसा पर जो खामोशी है उस पर, संसद पर सवाल और हिंसा पर खामोशी, आज इसी पर 2 टूक चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो है 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया जी। मेरे साथ सैयद जवाद जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज मेरी डिबेट में 2 हरे कुर्ते हैं, अनुराग भदौरिया और अवधेश कुमार जी, वो भी जो है हरे कुर्ते में। चलिए शुक्रिया, चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सबका। मैं रोहन गुप्ता जी से आज की डिबेट की शुरुआत करता हूँ। रोहन जी, भाई आप लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देते, देश सो रहा होता है, आप लोग चुपके से जो है एक कानून पारित करवा लेते हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को मौका नहीं दिया गया बोलने का। ऐसे कैसे देश में मनमाने तरीके से आप लोग संसद को चला रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा? देखिए अशोक जी, बोलते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिन्नी खंबा नोचे। आप देख रहे हैं संसद में, संसद रूल के हिसाब से चलती है अशोक जी। रूल 349, सेक्शन 349 के तहत जो विपक्ष को समय दिया जाना चाहिए, और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 46% टाइम दिया गया, अगर उस समय में किसको बुलवाना है ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कब तक आप कंप्लेन बॉक्स में रहेंगे? जब आपको मौका मिलता है तब आप संसद छोड़ के भाग जाते हैं, जब आपको मौका मिलता है आप दूसरे इश्यू पे बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कंप्लेन बॉक्स बनते देश की जनता के मुद्दों को आप उठा सकते हैं। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होती तो आप कंप्लेन नहीं करते। कई बार ये कहना कि मेरी स्पीच को रोक दिया, अरे ऐसा क्या है उस स्पीच में कि उसको रोकना पड़े? आप बोलिए, अपने मुद्दों को उछालिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपको तुष्टीकरण भी करना है और राजनीति भी करनी है। इसीलिए आप हर बात बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। संसद रूल के हिसाब से चलती है, आपका जो समय है आप उसमें बोलिए। अगर आपका समय नहीं होगा, रूल के हिसाब से उस समय पर आपको बोलना नहीं है, अब स्पीकर जी ने कहा कि आप रूल के हिसाब से बोलिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जहां पे रूल के तहत आपको समय नहीं दिया गया हो। आज किसी का आबादित अधिकार नहीं होता है अशोक जी कि मैं चाहूं तब मैं बोलूं, क्योंकि कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है। ये संसद है, नियम के हिसाब से चलती है। जिसका जो समय होगा उसके ऊपर उसको समय दिया जाता है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अशोक जी कि मजबूरी समझ रहे हैं या तुष्टीकरण की मजबूरी है कि आज कांग्रेस पार्टी को हर बात
कंप्लेंट बॉक्स बन के संसद में भी अपनी आवाज बंद होने का नाटक करना पड़ रहा है। ये उनकी मजबूरी मैं समझता हूं कि आप देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरे देश में जिस प्रकार से पास होने के बाद एक शांति है, खुशी है, कई मुस्लिम भाई बहन ओपनली आके कहें कि नहीं हम धन्यवाद करते हैं, और आज एक नाटक चालू हो गया, ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके बात करेंगे। अरे आपके पास संसद था ना, आप कन्विंस करते, जनता को कन्विंस करते। इतनी लंबी सुप्रीम चर्चा कोर्ट हुई। तो जाने का उनको अधिकार है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि देश में ऐसे मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि खुश है, लेकिन देश में इसी जगह मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, जिस तरह से वहाँ आगजनी हुई है, जिस तरह से वहाँ सड़कों पर लोगों ने नारे लगाए हैं कि हम देश के संविधान को ना मानते हैं ना मानेंगे, तो ये भी तो देश में हो रहा है ना, इसको कैसे नजरअंदाज कर दें हम लोग। और ये तो पता नहीं हिंसा की शुरुआत है, ना मालूम ये हिंसा आगे कहाँ फैलेगी। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए संसद देश का पवित्र लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें जो भी तय होता है ये सबको मानना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा कि अगर इसके खिलाफ कोई जाएगा तो मुझे लगता है कि वो संविधान की बात करने का उनको अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पे आपकी बात सही नहीं पड़े आप संविधान का खतरे की बात करें, और जहां पे आपकी बात सही पड़े तहीं आप संविधान जय की बात करें। दोनों चीज साथ में नहीं चल सकती। अशोक जी, पूरी चर्चा हुई है, इतनी बड़ी लंबी बहस मुझे लगता है कि कोई भी बिल में हुई हो, आपको पूरा समय था, आप अपना तर्क रखते, डिस्कशन करते, और पूरे देश ने उस डिबेट को देखा है। और मैं रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं कि उस डिबेट के बाद में जो प्रोपेगेंडा ऑपोजिशन पार्टीज ने फैलाया था, उस प्रोपेगेंडा के गुब्बारे की हवा करके छुटपुट घटना है। ये लोग कहीं से प्रेरित करके करते हैं, और उसकी लंबी मुझे आयुष्य लगता नहीं है। देश की जनता और खास करके मुसलमान भाई बहन ये चीज समझ गए हैं, ये उनकी बेहतरी के लिए। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब ट्रिपल तलाक बिल आया अशोक जी, या सीए आया, जब 370 आया, इन तीनों बिलों को एंटी माइनॉरिटी कह के उसके ऊपर एक पूरे देश में प्रोपेगेंडा किया गया। आज देखिए तीनों का परिणाम क्या है, मुझे बताइए कौन से बिल का दुरुपयोग हुआ? क्या ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग किया? बिल्कुल नहीं। क्या सीए का दुरुपयोग हुआ? बिल्कुल नहीं। 370 के बाद में जम्मू कश्मीर में जो बच्चों के हाथ में, युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे, आज उनके हाथ में नौकरी है, आज वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है, ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सैयद जवाद, ये जब बहस शुरू हुई थी तो हम लोग टेलीविजन अपनी स्क्रीन के सामने बैठे थे, और जब विपक्ष की तरफ से बोलना शुरू हुआ तो हमको सबको उम्मीद थी, देश के सबको लग रहा था कि राहुल गांधी इस पर बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी इस पर नहीं बोले, प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर नहीं बोली। 5 से 6 घंटे कांग्रेस को मिले थे, 46% समय विपक्ष के पास था। कांग्रेस के कई नेता बोले, राहुल गांधी नहीं बोले, तो राहुल गांधी ने तय किया था। और शायद अगर खबरें सही हैं जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, क्योंकि केरल में जो चर्च बॉडीज थी उन्होंने कहा था कि भाई इसके समर्थन में आपको वोट करना है, क्योंकि चर्च की कई जमीनों पर जो है वहां पर कब्जे कर रखे हैं। तो शायद एक कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस पसोपेश में थे कि केरल के ईसाइयों को क्या संदेश दे, इसलिए शायद वो नहीं बोले। अब इसको लेकर ये कहना है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया, और कौन सो रहा था मुझे नहीं मालूम, हम तो जगे हुए थे। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए अभी संविधान की बातें रोहन गुप्ता कर रहे थे, और जब ये कांग्रेस पार्टी में थे तो बहुत तैयारी करके आते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो वही हाल होगा कि जो बता दिया गया है उसी लाइन पे रहना है, सत्य नहीं बोलना है, और सत्य के साथ जो है अगर बोलना है तो अर्ध सत्य बोलना है, पूरा नहीं। ठीक है रोहन भाई जानते होंगे क्या है, लेकिन कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक प्रोसेस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभाएं हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ गवर्नर हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। बड़ी बात हो रही थी बिल 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 बिल, वक्फ बोर्ड पे बात कर लेते हैं, लेकिन RN रवि साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पता आपको? तमिलनाडु सरकार के 10 बिल रोके, और आप बताइए एक राज्यपाल असंवैधानिक काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए। शर्म से डूब मरना चाहिए लोगों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में आपको पता क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट? कि कोई कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, कि आप सिविल को जो है क्रिमिनल में डाल दे रहे हैं और लोगों के ऊपर जानबूझ करके बना रहे, ये कहा गया है। और ये लोग बताएंगे आकर के कैसे गैर संवैधानिक तरीके। अरे कृषि कानून बिल जब इन्होंने पास करवाए थे, पूछिए कोरोना में कैसे पास करवा लिए थे, कौन से लोकतांत्रिक तरीके से पास हो गए थे। सैयद जवाद यही आपने सुनिए, सैयद जवाद सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना, सैयद जवाद सुनिए ना, मैंने आपको 2 मिनट रोका नहीं क्योंकि आपको रिस्पॉन्ड करने का, सुनिए ना, मैंने आपको 2 मिनट रोका नहीं, आपको रिस्पॉन्ड करने का पूरा अधिकार है। अरे सुनिए ना,
आप सवाल मैंने क्या पूछा था, उस सवाल का कोई आप मतलब आपको ईपी लगा हुआ है? मैं आ रहा हूँ, ईपी लगा हुआ है। आपने 2 मिनट अपनी स्पीच दी, मैंने नहीं रोका, आपको अधिकार है पूरा बोलने का। लेकिन अब जो मैंने सवाल बोला उस पर तो आ जाइए, मुझे बताइए ना, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी को किसको समय देना था? संसद ने तो विपक्ष को समय दिया था, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को समय क्यों नहीं दिया बोलने का? अशोक भाई, मैं सब पे बोलूंगा। पहले जब तक मैं देश की जनता के सामने, आपका बड़ा चैनल है डीडी न्यूज के माध्यम से, मैं अपनी पूरी बात रखूंगा और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में एक्सपोज करूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया जाए कैसे अगर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा इस चीज को खास तौर पर दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रहा है, उसको मान नहीं रहे। इनके कितने राज्यपाल जो हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आज की डिबेट राज्यपालों पर कर रहे हैं, हम डिबेट का विषय बदल दें कि राज्यपालों का कब कब किसने दुरुपयोग किया, इस पर आज की डिबेट कर लें। अगर आप बोले तो विषय बदल देते हैं। मैं पूरी बात कह लूं अपनी। आपने कह दिया तमिलनाडु का, मैंने आपको रोका भी नहीं, आपने तमिलनाडु की बात रख दी। अब अगर विषय पर आपकी तैयारी नहीं, तो आप मुझे बताइए कि आप वक्त पे तैयारी करके नहीं आए, आपकी तैयारी राज्यपाल पर है, तो मैं आज का विषय बदल देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। या ये करते हैं कि बाकी 3 लोग वक्त पे बोलेंगे, आप राज्यपाल पे बोलेंगे, ऐसा मैं एक बैनर तैयार करवा देता हूं और आपके सामने वो आता रहेगा कि सैयद जवाद आज राज्यपाल पर ही बोलेंगे। बोलिए। एक सेकंड, मैं अपनी टीम को बोल देता हूं, एक बैनर तैयार करवा देता हूं आपके लिए। मैं यही कह रहा हूं, इसी संसद से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस था वो पास करवाया था ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसी लताड़ लगी, किन लोगों ने चंदा चोरी का मामला जो उठाया था, इसको एक्सपोज किसने करा? आदरणीय राहुल जी ने। और राहुल जी की बात कर, राहुल जी बोलते हैं लेकिन माइक ऑफ कर दिया जाता है, फिर कहते कि नहीं हम करते नहीं ये हरकतें। तमाम चीजें रिकॉर्ड हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में आकर के बैठे, राहुल गांधी जी को फेस नहीं करते हैं आजकल सदन के अंदर, वक्त नहीं देते हैं, वो भाग जाते हैं राहुल गांधी जी को देखते ही। अरे राहुल जी बैठे, भागो यहाँ से। अभी आकर के सैयद जवाद ट्रैक रिकॉर्ड, सैयद जवाद संसद की प्रोसीडिंग उठाकर देखिए जो आप बोल रहे हैं। अगर मुझे पता होता आप ये बताओ, मैं संसद की प्रोसीडिंग जो अभी रख देता आपके सामने कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष कैसे कुर्सियों से उठ कर भाग गया था। वो छोड़िए राहुल गांधी किससे भागे। सुनिए ना, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि बिल पारित नहीं करवा पाएंगे, सरकार हम चला रहे हैं। तो भाई बिल कैसे पारित हो गया? राहुल गांधी ने तो, मुझे विषय बताइए ना। मैं आपसे सीधे, देखिए दोबारा पूछ रहा हूं, मेरे पास और भी मेहमान है, उनके पास भी जाना है। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने राहुल गांधी को क्यों नहीं आगे किया वक्फ पर बोलने के लिए? 6 घंटे थे, 5 घंटे 6 घंटे थे, क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? क्यों नहीं राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया? राहुल जी बोल रहे हैं, कहां बोले? कांग्रेस पार्टी बोल रही, संसद में कहां बोले? आप पूरी बोल रहे, क्यों कांग्रेस का कौन सा लीडर नहीं बोला? हाँ, बहुत बढ़िया। तो राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं बोली? नहीं, राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोले। कहां बोले? संसद में कहां बोले वक्त पर? बहुत कुछ। अरे 6 घंटे 5-6 घंटे में क्यों नहीं बोले? भाग गए उठ करके। अरे 5-6 घंटे में क्यों नहीं बोले? भाग जाते उठ करके, भाग जाते उठ करके। 5-6 घंटे में क्यों नहीं बोले राहुल जी? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ। अरे सुनिए, अच्छा जो कांग्रेस को 5 घंटे 6 घंटे अलॉट थे, उसमें राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं था? मुझे सुनिए ना, मुझे एक उसका संतोषजनक जवाब दे दीजिए। देश की सुनिए, सैयद जवाद, ये अकेले मेरा सवाल नहीं है। सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद ये मेरा अकेले का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। सुनिए ना सैयद जवाद, ये पूरे देश का सवाल है, क्योंकि उस दिन मैं अकेला नहीं, पूरा देश सुनना चाहता था कि वक्फ कानून पर, वक्फ संशोधन विधेयक पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता था। राहुल गांधी को कांग्रेस ने समय नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जेपीसी के जो मेंबरान, छोड़िए सर, मैं ओके, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अरे फिर नहीं बोलेंगे। नहीं, अब आप जेपीसी में, राहुल गांधी जेपीसी में नहीं थे। राहुल गांधी मैंने पूछा, जब विपक्ष को 5-6 घंटे दिए गए थे, जब कांग्रेस को 5-6 घंटे दिए गए थे, उसमें राहुल गांधी को कांग्रेस ने बोलने के लिए आगे क्यों नहीं किया? मैं आपसे बार-बार ये पूछ रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ। अनुराग जी आ रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। अनुराग जी आ रहा हूँ 1 मिनट के बाद आपके एजेंडा चलाई। नमस्कार, आपको बधाई। नहीं, अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। इतनी जल्दी क्या अनुराग जी भागने की? अनुराग जी इतनी जल्दी क्यों भागने की है? मतलब आते ही आप लोगों को माइक चाहिए, आते ही माइक चाहिए। ये अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के।
आते ही उनको माइक चाहिए था, क्योंकि भाषण लिख के लाए थे, वो भाषण लिख के लाए थे। आदत है भाषण देने की, हम यहां भाषण देने की इजाजत नहीं देते हैं। 37 सांसद हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भाषण लिख के लाएंगे और दूरदर्शन आपको खुला मंच दे देगा, भाषण दे देगा। गजब का डबल स्टैंडर्ड है, गजब का डबल स्टैंडर्ड है। रोहन गुप्ता, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, उसका कारण है क्योंकि वो फंस चुके थे। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति थी और दूसरी तरफ केरल के क्रिश्चियन भाई बहनों को जवाब देना था। अब बोलते तो दोनों बाजू फंसते, क्योंकि केरल है, वहां से वायनाड है, वहां से जीतते आए हैं, पुराने सांसद रहे हैं। तो यही दो, जनता को ये पसंद नहीं है। अशोक जी, आपका स्टैंड है तो बोलिए, फिर आप भाजपा का नाम मत लीजिए, सरकार का नाम मत लीजिए, आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। आपको 46% टाइम किया 5 घंटे में। अगर राहुल गांधी जी खुद नहीं बोलते हैं, उसमें मुझे बताइए कहां पे भाजपा की गलती है, कहां पे सरकार की गलती है। आपको खुद को सब्जेक्ट पे नहीं बोलना है, क्योंकि आपको लगता है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, एक तरफ तुष्टीकरण है, दूसरी तरफ केरल है। आप जाएंगे तो जाएंगे कहां? नहीं तो अगर इतना बड़ा मुद्दा है ये, जब हमेशा ये मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं, तब अगर इतना बड़ा बिल चल रहा था, तो मुझे एक कारण बताइए अशोक जी, कि जहां पे एलओपी इस मुद्दे पे संसद में ना बोले, जो संसद के बाहर इस मुद्दे पे आवाज उठाते हैं, कई बार बोलते हैं, संसद के अंदर जब आपको मौका मिलता है तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी राजनीति छिपी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी तकवाद की जो राष्ट्र नीति है, राजनीति है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वार होगा। सर, दिक्कत यह है, राहुल गांधी संसद में बोलते नहीं। एक मिनट रुकिए, राहुल गांधी संसद में बोलते नहीं, ठीक है ना? राहुल गांधी संसद में बोलते नहीं। और जिन प्रवक्ताओं को पॉलिटिकल पार्टियां टिकट नहीं देती, जिनको टिकट देती है, जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, वो टेलीविजन चैनल पर आते हैं तो उनको लगता है कि वो सबसे बड़े नेता हैं। उनको लगता है कि उनको जो है आते ही उनको माइक थमा दिया जाए, उनको ज्ञान जो भाषण लिख कर आए उनको बोलने का मौका दिया जाए। यही दिक्कत है, विपक्ष के साथ यही दिक्कत है। अभी अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता पहनकर, ये सोच कर आए थे कि आज डीडी न्यूज पर आएंगे और अपना भाषण लिख कर आएंगे और 1 घंटा देश को ज्ञान देंगे। लेकिन मैं ज्ञान देने के लिए नहीं यहाँ पे किसी को बुलाता। अगर कोई गलत फहमी में आता है कि यहाँ ज्ञान देंगे, सवाल पूछे जाएंगे, अगर सवाल का जवाब हो तो आइए। लेकिन जिनको पॉलिटिकल पार्टियां टिकट नहीं देती, जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, वो आते हैं, उनको बड़ा बड़ा नेता बनने का शौक चढ़ता है, तो वो आते हैं कि दूरदर्शन पर 1 घंटे का भाषण देंगे। गजब है। सही है जवाब, ऐसा मत करिए, आपको मैंने समझ दिया, आपको और समझ दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए। आरएसएस ने, सुनिए तो, जहां क्रिश्चियनों की बात कर रही है, तो आरएसएस ने भी कुछ अभी लेख लिखा था और उसको फिर हटा लिया था, क्रिश्चियन की लैंड के ऊपर लेकर। सुनिए ना, कहां जा रहे थे, कहां जा रहे हैं विशेष? नहीं, सुनिए, सही जवाब। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सुनिए, सही जवाब, एक बात मुझे बताइए। आपने बात करी, सही जवाब, आप संविधान कर रहे थे ना, एक मिनट, सही जवाब, आप संविधान कर रहे थे ना, आप तो डिबेट की शुरुआत भी जय संविधान से करते हैं। मुझे एक बात बताइए, संविधान करते हैं आप, मुर्शिदाबाद में सड़कों पर जिहादी नारा लगा रहे थे, संविधान को ना मानते हैं ना मानेंगे। कांग्रेस से एक प्रस्ताव पारित करवा देते बैठक में, या खड़गे जी से बुलवा देते, राहुल गांधी जी से ट्वीट करवा देते कि ये लोग जो संविधान के नाम पर संविधान ना मानते हैं ना मानेंगे, एक ट्वीट करवा देते कि ये जिहादी लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, भारत के संविधान की अवहेलना करना जो है ये दंगाई लोग हैं, इनसे नहीं। तो क्यों नहीं किया अब तक? बहुत अच्छा सवाल है, मुबारक हो। मुर्शिदाबाद हिंसा के ऊपर मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं और भी चैनलों पे मेरे स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिएगा। जवाब, मैं आपके स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खड़गे जी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। 10 सेकंड में अपनी बात बोल दूं। 10 सेकंड, आप कांग्रेस नहीं है ना, आप कांग्रेस को डिफेंड करने आए, आप कांग्रेस है नहीं सर। मुझे बताइए, कांग्रेस के किसी नेता का इसके लेकर बयान हो, मुर्शिदाबाद को लेकर के किसी ने कहा संविधान को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए? एक मुझे बताइए नेता। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। सभी, कोई हिंसा का समर्थन नहीं करता है, कोई समर्थन नहीं करता है, और हिंसा को हम लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन मणिपुर जिस हिंसा के अंदर जल गया, मणिपुर पहुंच गए, फिर मैंने आपसे फिर सुनिए, सही जवाब, आप लोग राहुल गांधी संविधान की कॉपी उठा के घूमते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, अब जब मुर्शिदाबाद में संविधान के चिंदे उड़ाए जा रहे हैं, कहां है राहुल गांधी, कहां है मल्लिकार्जुन खड़गे? मुझे बताइए तो सही। अरे कहां गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का? अरे भैया, संविधान के नारे पूरा मणिपुर सुनिए, पूरा मणिपुर जब
अब आपको पूरा मणिपुर, सब तरह एक आपको साथ बोले, तमिलनाडु, हाँ, आपकी बोलेंगे, तैयारी, आपको मणिपुर तमिलनाडु के अलावा, और ये भी सुनिए, बोलेंगे, जब सब पे बोलेंगे, मणिपुर सुनना हो गया, पड़ेगा, चलिए अवधेश जी सुनना आइए, पड़ेगा। अवधेश जी आइए, हो गया सर, हो गया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आपकी तैयारी वक्त पे नहीं है, या आपकी तैयारी तो होगी वक्त पे, लेकिन तर्क नहीं है वक्त पे, वक्त को लेकर के, और वक्त को संवैधानिक बताने को, डिफेंड करने को लेकर कोई तर्क नहीं है, और इसीलिए आपकी स्थिति मैं समझ सकता हूं। अवधेश कुमार जी बताइए भाई, मैं समझना चाहता हूं कि आप संविधान से इतने मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब देश में, जब मुर्शिदाबाद में संविधान को चुनौती दी जा रही है, खुली चुनौती दी जा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं? संविधान के रक्षक कहां है? कहां है अखिलेश यादव? कहां है राहुल गांधी? संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ये लोग। नहीं, मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं असगर अली, उन्होंने वक्फ कानून का संशोधन समर्थन किया है, और उसके लिए उनके घर पर हमला करके घर को ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया। हालांकि वो राष्ट्रपति शासन लागू है और वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मणिपुर की इस हिंसा पर किसी का ध्यान नहीं है। आखिर ये भी तो एक बड़ी घटना है मणिपुर का। सैयद जवाद बोल रहे थे, मतलब मुर्शिदाबाद में हो रही है घटना, उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है जगह जगह। अगर कोई मुसलमान इस वक्फ कानून के संशोधन में बात कर रहा है और वो उस ढंग से शक्तिशाली नहीं है, तो उसके साथ क्या हो रहा है देश में, कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आखिर वो भी मुसलमान हैं, उनको भी अधिकार है बोलने का। और पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही है, इस देश का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन क्या इस देश में किसी को वक्फ कानून जो हुआ उसके समर्थन में आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? एक भयानक परिस्थिति देश में पैदा की जा रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कोई जिन्यून बात करे, जो कि इस इकोसिस्टम को, मुसलमानों में भी जो शक्तिशाली प्रभुत्वशाली इकोसिस्टम में टीवी पर आने वाले, अखबारों में दिखने वाले, पार्टी में विरोध में बोलने वाले लोगों के विरुद्ध खड़ा हो सकेगा, उसकी यही हालत करो ताकि कोई बोल ही नहीं सके। तो सवाल है, लड़ाई तो पहले इससे होनी चाहिए। और प्रियंका जी तो केवल संसद से अनुपस्थित, उन्होंने तो वोट भी नहीं डाला। प्रियंका जी ने वक्फ विधेयक पर वोट भी नहीं किया है, जिसके लिए केरल के अखबारों ने उनकी आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस यहाँ हम लोग उसने लिखा है कि भाई ये क्या है, ये आपके क्षेत्र में अगर ईसाइयों ने आ रहा था, आप तो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है, लेकिन वोटिंग में भी आप गायब रहे हैं, आप दोनों भाई बहन बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस आश्चर्य का विषय यह है कि इस प्रश्न को कोई भी पक्ष का नेता नहीं उठा रहा है कि भाई अगर इतना ही था तो आपने वोटिंग में क्यों नहीं हिस्सा लिया प्रियंका जी। और कांग्रेस का व्हिप जारी है। आप सोचिए, अगर व्हिप का कोई सामान्य नेता उल्लंघन करे तो उसके साथ पार्टी क्या व्यवहार करे। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहमदाबाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंची हैं। वहां पर जो कांग्रेस की बैठक हो रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां भी नहीं थी, प्रियंका गांधी वाड्रा वोटिंग के समय भी नहीं थी। ये क्या चक्कर है मैं नहीं जानता। तो ये भी एक रहस्य है। अब देखिए इस समय मुझे, लेकिन इसमें दो बातें मेरी, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन अगर केवल इसलिए कांग्रेस गुजरात से हाशिए पर है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हाशिए पर जा रहा है, कहीं कहीं तो है ही नहीं। और कांग्रेस गुजरात में अधिवेशन केवल बीजेपी के वक्फ बोर्ड की आलोचना के लिए किया है या अपनी पार्टी के लिए किया है। आप दूसरा देखिए ना किस ढंग से दिशाहीनता है। माने मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में या राहुल गांधी जी के भाषण में तो एक लाइन था भी जिला अध्यक्ष को महत्व देंगे, लेकिन अध्यक्ष उनके भी भाषण में, किसी के भाषण में कांग्रेस को कैसे खड़ा करना है, कांग्रेस के सामने संगठन की चुनौतियां क्या है, क्यों हो गए, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो अगर कांग्रेस यही करते हुए कि संसद में भी आप वही बोल रहे हैं, दिल्ली में वही बोल रहे हैं, गुजरात के अधिवेशन में भी वही भाषण है, बाहर निकल के वही भाषण है, तो आप कुछ भी करेंगे देश कौन सुनने वाला है आपको। सवाल तो वह है जब आपके साथ लोग ही नहीं है। कम से कम गुजरात में अधिवेशन कर रहे थे। एक तो हम लोग मानते हैं किसी राष्ट्रीय पार्टी का जहां चुनाव होता है, मोटा मोटी अपना एग्जीक्यूटिव बाकी वहां की जाती है। गुजरात का चुनाव 2027 में है। आप वक्फ बिल की चिंता करें, मुझे तो कांग्रेस की चिंता लगी हुई है। वो बिहार में कर सकते थे, वो पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है वहां कर सकते थे, गुजरात में चले गए हैं यही दिखाने कि मैं गुजरात में आकर के सरकार का विरोध करने है जो नरेंद्र मोदी का केंद्र है। जैसे वो लोकसभा चुनाव के पहले नागपुर में एक अधिवेशन कर दिया था। तो कांग्रेस इस समय तो कांग्रेस का अधिकार है, नहीं करना चाहते हैं, आप चिंता कर रहे हैं, वो कांग्रेस यही कर रहा हूं। तो कांग्रेस अगर इतनी दिशाहीन है जो ये भी नहीं समझ पा रही है
कि उसकी लड़ाई बीजेपी से, चलो मान लो आइडियोलॉजी के, लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां आज कांग्रेस आज भी है। जहां तीसरी पार्टी आई कांग्रेस खत्म हो गई। तो उनको अगर ये भी समझ नहीं बनी है आज तक तो उनको मरने दीजिए। इस देश में देखिए, इस देश में जो कुछ भी आज कांग्रेस में हुआ है वो बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी विभाजन से लेकर के देश में जितने दंगे और हिंसा हुए उससे न कोई सबक सीखी है, बल्कि वो ये मानकर चल रही है कि इस देश में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा के आधार पर हमको वोट मिल सकता है, उस हिंसा के आधार पर भाजपा की बदनामी हो सकती है, उस हिंसा के आधार पर दूसरे जो मुस्लिम नेता हैं वो भी डर से चुप रह के और साथ में खड़े हो सकते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी का अगर यह सोच है, नहीं तो कम से कम जो कुछ भी हिंसा हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है तो कांग्रेस को कहना चाहिए था कि चलो हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन इसके नाम पर जो हिंसा मुसलमान कर रहे हैं मैं उनके विरुद्ध हूं और वहां के प्रदेश सरकारें कार्रवाई करें। संसद पर सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं कि देश की संसद सो रही थी और संसद, पता नहीं संसद इन्होंने कहा देश सो रहा था, पता नहीं संसद तो नहीं सो रही थी ना। ये तो परंपरा है। नहीं, ये तो अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, संसद को, सबको घेरे में लाके एक फासिस्ट सरकार साबित करना, ये तो उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आप संसद पर सवाल उठाते हैं लेकिन हिंसा पर आप जो है नहीं उठाएंगे, बैठ जाते हैं, ये शर्मनाक है। मैं आऊंगा इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाख लाख बधाइयां। राहुल गांधी का जवाब सही। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। और जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि संसद पर सवाल लेकिन हिंसा पर खामोशी, क्योंकि संसद में जो वक्फ संशोधन विधेयक जो पारित हुआ, जो अब कानून बन चुका, उसको लेकर सवाल कर रही है कांग्रेस। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं संसद पर सवाल उठा रहे हैं कि संसद में इस तरह से प्रस्ताव जो हैं वो पारित हो जाते हैं और संसद देश सो रहा होता है, रात को प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, उसको लेकर वो सवाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में जो हिंसा हो रही है सड़कों पर, देश भर में तो नहीं कह सकते, कुछ राज्यों में, कुछ चुनिंदा जगहों पर जो हिंसा हो रही है उस पर कांग्रेस की जो खामोशी है वो चुभने वाली है। जबकि इस हिंसा को लेकर जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो लोग सड़कों पर बाकायदा नारे लगा रहे हैं कि ना संविधान को मानते हैं ना मानेंगे। उसके बावजूद कांग्रेस जो है इस पर खामोश रहती है, तो सवाल उठने लाजिमी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जुड़े हुए हैं बीजेपी से, सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, अवधेश कुमार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो है कुछ देर पहले तक अनुराग भदौरिया थे लेकिन वो डिबेट से चले गए। बहरहाल रोहन गुप्ता भाई, वो कह रहे हैं कि आप लोग देर रात तक संसद जो है मनमाने तरीके से चला रहे हो। वो कह रहे हैं देश सो रहा था। मणिपुर पर चर्चा तब करवाई गई जब पूरे देश 3 बजे 4 बजे मणिपुर पर चर्चा। हम लोग बहुत कुछ कहना चाहते थे, हमको वो कहने का मौका नहीं मिला। हम देश के सामने कई चीज़ें उजागर करना चाहते थे, लेकिन रात को जब आप डिबेट कराएंगे तो कौन सुनेगा?
देखिए अशोक जी, पूरे देश ने इस डिबेट को देखा, जिस प्रकार से रूल से चली। मैंने कहा 46% समय है, उसमें कौन बोलेगा नहीं बोलेगा वो तो भाजपा नहीं तय करती, उसके ऊपर आप सरकार को ठीकरा मत पूरिए। कभी से आप पूछ रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी जी नहीं बोले, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब आप संसद के बाहर इस मुद्दे पे ये कहते हैं कि बिल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बिल संसद में ऐसे ही पारित हो जाते हैं, और आपके एलओपी उस मुद्दे पर बोलने के तैयार नहीं है, कि तो जनता आपके ऊपर सवाल उठाएगी। आप अपनी रणनीति तो क्लियर करिए, अपनी विचारधारा तो क्लियर करिए, क्लैरिटी तो लाइए। अशोक जी, सही हो या गलत हो, अगर आपकी विचारधारा में क्लैरिटी नहीं है, जनता कभी भी आपके साथ नहीं जा सकती। अगर आपकी विचारधारा में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि केरला को जवाब दे या पूरे देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति को जवाब दे, इसीलिए बोल नहीं पाते हैं। प्रियंका गांधी जी भी वहां पे नहीं रही, तो आप विपक्ष में सवाल, आप भाजपा में सवाल कैसे उठा सकते हैं? इतने बड़े बिल पे संसद में चलाने का क्या मतलब हुआ? आप बोलने को तैयार नहीं है। नहीं रोहन जी, देर रात तक संसद चलाने का क्या मतलब हुआ? रात को 12 बजे 1-2 बजे वोटिंग होती है, उसके बाद 2:30 बजे जो है मणिपुर पर चर्चा शुरू होती है। ये संसद को नए तरीके से आप चला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि संसद के रूल है 349, अगर वहां पे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज विपक्ष की पार्टी जो भी सवाल उठाती है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि संसद में एक भी रूल का उल्लंघन हुआ, ये बहुत बड़ा उल्लंघन होता है और आप सरकार के सामने जवाब मांग सकते हैं। मुझे बताइए, एक भी बार विपक्ष में कोई रूल के तहत कहां पे रूल का उल्लंघन हुआ है, वो एक बार भी जनता के सामने, देश के सामने, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बार भी कहा हो तो करिए अशोक जी। आक्षेपबाजी तो कोई भी कर सकता है जब आप तथ्यों की बात करते हैं, क्योंकि संसद है, वहां पे आप भाषण में आप आक्षेप कर सकते हैं, प्रवचन में आक्षेप कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, पर संसद के मामले में तो झूठ मत बोलिए ना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बताइए अंडर कौन से रूल उसका उल्लंघन हुआ है, और आप सवाल उठाइए, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अरे उस पर उनका थोड़ा ध्यान है कि रूल पर आप बात कर रहे हैं। 4 बार ये बात नहीं, कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया होगा? सब सवाल देखिए, ये रूल का केवल प्रश्न नहीं है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? हम तो सवाल ये पूछेंगे ना, कांग्रेस की रणनीति। अरे सुनिए, राहुल गांधी का नाम तो बोलने वालों की लिस्ट में नहीं था भाई। कांग्रेस की रणनीति सुनिए ना, कांग्रेस की रणनीति कुछ भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसकी सच्चाई देश के सामने जानी चाहिए ना। सच्चाई इतनी है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी का नाम बोलने वालों की सूची में कांग्रेस ने नहीं दिया था। वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो पार्टी को तय करना था। इसके बावजूद देश में झूठ बोलना और उस झूठ को साबित करने के लिए देश में हो रही हिंसा और इसके बारे में जो आग लगाने की कोशिश, आपने कहा अभी कम जगह हिंसा हुई है, लेकिन एक देश में जो गुस्सा पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के अंदर, एक कि तुम्हारा मस्जिद पर कब्जे हो जाएंगे, मदरसे पर कब्जे हो जाएंगे, सरकार सारी जमीन ले लेगी मुसलमानों के, उसके कारण जो गुस्सा बढ़ रहा है उसके परिणाम अलग अलग तरीकों से आएंगे। ठीक है, वो आगे उसके कारण दूसरी जगह किसी और कारण से हिंसा हो सकती है। उस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले सैयद जवाद, ये जानना जरूरी है जो रोहन जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई नियम तो बताइए, कौन सा नियम का उल्लंघन हुआ? सरकार को कटघरे में खड़ा करना है तो हमको एक तार्किक तरीके से सरकार के सामने, देश के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि भाई अगर राहुल गांधी नहीं बोले तो ये कांग्रेस ने तय किया, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट नहीं दिया तो ये थोड़ी बीजेपी ने तय किया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा वोट नहीं देंगी, वो तो खुद चली गई थी ना बिना वोट दिए। और तीसरी बात यह है कि नियम से संसद चलती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है कि भाई कब कब क्या क्या चीजें होंगी। तो अगर ये तय हुआ था कि मणिपुर पर चर्चा होनी है और अगर विपक्ष कह रहा था कि उसको ज्यादा समय चाहिए, तो आप ज्यादा समय अगर लेंगे तो देर रात तक बहस होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि देर रात बहस, मतलब देर रात बहस संसद अगर एक बार 2 बार कर भी लेती है तो उसमें क्या किसी सांसद को घर में जाके पोगो टीवी देखना था क्या? जाके जल्दी जाके 2 बजे जाके पोगो टीवी देखना था घर में जाके, कि उसको जो है रात को बहस नहीं कर सकते हम? एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अवधेश सर ने भी फैला दिया कि वो जो है अभी मीटिंग में नहीं पहुंची, और मीटिंग में पहुंचने के पीछे क्या कारण, सर आप बताइए ना, नहीं पहुंची वो, ये मैंने कहा। नहीं, एक सेकंड, अरे यार अशोक भाई 10 सेकंड तो बोलने दो मेरे बड़े भाई। आपने 10 सेकंड नहीं, आपको मैं 2 मिनट दूंगा यार, 3 मिनट दूंगा। अशोक जी ने कहा है और सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, मैंने क्या, आप नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप झूठ बोल के करोगे क्या? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? मैंने आपसे, आप कह रहे हैं ना सैयद जवाब, मेरी बात सुनिए। आपने कहा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मैं कह रहा हूं प्रियंका गांधी वाड्रा अगर पहुंची है तो आप मुझे सही कर दीजिए, मैं कह दूंगा, अपनी बात वापस ले लूंगा। जवाब तो, अरे भाई यार अजीब आदमी है आप तो, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड नहीं सुना जा रहा है। बोलिए। जयराम रमेश ने, केसी वेणुगोपाल ने आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। हाँ बोलिए ना, जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए।
आपने नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी ना, बोलिए, आप सुनिए, आप बोलिए ना। हाँ, उन्होंने वो बोल करके गई है कि मुझे विदेश जाना है, मेरे कारणों की वजह से वहां पे AICC काम है, इसलिए वो नहीं आ पाए, उन्होंने अनुरोध करा है। और आप यहाँ पे झूठा सुनिए, एक मिनट, बिना उत्तेजित हुए बताइए, एक मिनट, आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई, बिना उत्तेजित हुए बताइए कि क्यों नहीं आई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना, सब देश को बताइए कि क्या, क्योंकि आप बिना उत्तेजित हुए बोलिए, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूं। आपने उत्तेजना में बोला, नहीं समझ में आया, बोलिए क्या कारण दिए कांग्रेस ने? भैया 35 सदस्य नहीं पहुंचे, ठीक है, जयराम रमेश ने बताया कि 35 सदस्य नहीं पहुंचे हैं, उनमें से प्रियंका गांधी जी ने खास तौर पर अनुरोध करा था, विदेश में कोई काम था, इसलिए वो नहीं आ सकी, बाकायदा उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप देख लीजिए जाकर के, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? मेरा 10 सेकंड बोलूंगा अपने आप, अगर आप लोगों को 2 लोगों को ही डिस्कशन करना है तो आप कर लीजिए, फिर मैं भी चलता हूं। आपने वक्फ बोर्ड पे आपने एक सवाल नहीं करा मुझे, वक्फ बिल के ऊपर एक सवाल नहीं करा और फिर कह रहे वक्फ बिल की तैयारी नहीं करके आया हूं। अच्छा, आपने एक सवाल वक्फ बिल से रिलेटेड नहीं पूछा। मैंने वक्फ बिल में सवाल नहीं किया, मैंने पहले ही, सुनिए एक बार फिर से सवाल रिपीट कर देता हूं। राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में क्यों नहीं बोला, इसका भी बता दीजिए कारण। हो गया सवाल? हाँ, मैंने आपको जवाब फिर दिया। बोलिए। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने बोला, और जब राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, स्क्रीन से उनको हटा दिया जाता है। जब वो बोलते हैं तमाम ऐसी नजीरें हैं, उनको फेस नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ये सुलूक है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इनके बनाए हुए राज्यपाल असंवैधानिक काम करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, उस पर नहीं बात कर रहे हैं, उस प्रोसेस को नहीं मानेंगे ये ना। अवधेश सर बोलेंगे यहाँ बाएं दाएं घुमाएंगे और बड़े विश्लेषक बनेंगे और तमाम वरिष्ठ पत्रकार बनेंगे, लेकिन सत्य नहीं बोलेंगे, ना हिम्मत है सत्य सुनने की, ना बोल पाएंगे, ना अशोक जी बोलने देते हैं। मैंने आपसे कहा इसी सत्र के थ्रू जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इन्होंने अशोक जी ने अगर ये सैयद जब्बाद अगर 1 घंटे में 40 मिनट ये बोल रहे हैं लगातार, एक घंटे से बार कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है, पत्रकार बनते हैं, पत्रकार। मैं सोचता हूं कि चलो इनसे कहां नहीं इनसे कहां मुंह लगे। मैं तू मैं की डिबेट नहीं करता हूं। कैसे कोई आदमी बोल सकता है कि इनकी हिम्मत है तो बोले, पत्रकार बनते हैं तो बड़े विश्लेषक बनते हैं। अब मैं पूछूं कि ये क्या बनते हैं, क्या है, किस हैसियत से टीवी पर बैठते, फिर तो समस्या बढ़ जाएगी। हम तो एक हैसियत से बैठते हैं, ऐसे भाषा ऐसे डिबेट होगी क्या? पर्सनल तुम्हें में तमिलनाडु सरकार, सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने और भी उसमें कहा है, तमिलनाडु सरकार अगर गवर्नर के पावर को कट करने के लिए विधेयक भेज के कहे कि गवर्नर ऑफिस में साइन करो, आपका यूनिवर्सिटी का राइट हम काट रहे हैं, और उसमें गवर्नर को मजबूर किया जाएगा साइन करने के लिए। गवर्नर कहेगा कि राष्ट्रगान होना चाहिए, सुनो ये देश का विषय है, गवर्नर कहेगा कि राष्ट्रगान होना चाहिए, और वो तमिल का गाना गा के राष्ट्रगान वहां नहीं बजेगा और वो छोड़ कर चला जाएगा, उसके खिलाफ आप बिल पर। अजीब हालत है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, सुनिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आता हूं, 1 मिनट एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आता हूं, सुनिए, उसके बाद मैं बात करता हूं, सब लोगों से बात करता हूं। आज मैंने एक की धमकी देख ली, बाकी लोगों की भी धमकी सुन ली, अब जरा मेरी भी धमकी सुन लीजिए। मैं धमकी नहीं दूंगा, 1 मिनट रुकिए, अवधेश जी रुकिए, 1 मिनट, मैं धमकी नहीं दूंगा, मैं सबका हिसाब करूंगा इस ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक के बाद, मैं छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, रुकिए। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए है। भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं संसद पर सवाल, हिंसा पर खामोशी। ब्रेक पे जाने से पहले सैयद जवाद, आपने कुछ कहा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। आज की डिबेट कांग्रेस के संदर्भ में थी, आप कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। डिबेट शुरू हुई, मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 10 मिनट तक आपसे एक सवाल पूछा, और क्योंकि मैं आपसे चर्चा कर रहा था इसलिए अनुराग भदौरिया नाराज हो गए, क्योंकि अनुराग भदौरिया को लगता है वो बड़े नेता हैं, उनसे पहले सैयद जवाद कैसे बोल सकते हैं। अनुराग भदौरिया को लगता है वो वीआईपी हैं, इसलिए उनको कैसे लग सकता है, इसलिए वो डिबेट छोड़ के चले गए। उसके बाद आप धमकी दे रहे हैं डिबेट छोड़ के। अगर आप डिबेट छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप अभी भी जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डिबेट में मेरे कोई आए कोई जाए। अशोक श्रीवास्तव की डिबेट, डीडी न्यूज की डिबेट डीडी न्यूज की वजह से देखी जाती है। अनुराग भदौरिया, सैयद जवाद की वजह से नहीं देखी जाती। कोई मेरी डिबेट में आके मुझे धमकियां ना दे। अगर आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपसे 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट में देता हूं, विपक्ष को आधा घंटा में देता हूं, लेकिन एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का जवाब नहीं आता। आज आप कम से कम 4 बार तमिलनाडु पे बोल चुके हैं, बोलिए। आपको मैंने शुरू में नहीं रोका, आपने बीजेपी पे सवाल उठाया, तमिलनाडु पे बोला, मैंने नहीं रोका आपको। आप 4 बार तमिलनाडु पर बोले, उसके बावजूद मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि भाई राहुल गांधी, और आप कह रहे हैं मैं प्रोपेगेंडा चला रहा हूं। प्रियंका गांधी नहीं गई तो नहीं गई, आपने ठीक है बता दिया इसलिए नहीं गई, कांग्रेस की ओर से रिस्पांस आ गया। लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से इस बात का रिस्पांस आया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट क्यों नहीं दिया? इसका भी जवाब दे देते कि उनके घर में जो है कोई परेशानी आ गई थी, काम वाली छोड़ के चली गई थी, वो घर में बर्तन गंदे पड़े थे इसलिए चली गई थी। बता देते जयराम रमेश उस पर भी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट क्यों नहीं दिया। अगर मैं सवाल उठाऊंगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट नहीं दिया, उसको सैयद जवाद कहेंगे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा आप लोग फैलाते हैं। बोलिए 1.5 मिनट सुनिए, 1.5 मिनट आपको बिना रुके बोलने दूंगा, उसके बाद बाकी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और 1.5 मिनट में अगर मेरे सवालों का जवाब दे सके तो वही, और तमिलनाडु पे बोलना है तो तमिलनाडु पे 1.5 मिनट बोलिए, नहीं रोकूंगा। देश की जनता देखेगी, बोलिए। देखिए 10 सेकंड में, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं जो मैदान छोड़ करके भाग जाऊं, और मेरी आदत तो ये है कि मैं जो दुश्मन होता हूं उसके घर में घुस करके जाकर के भी लड़ सकता हूं, ठीक है। वो बहरहाल के भाई ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये मेरा तरीका भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है वक्त को लेकर के, जहां तक है तमाम लोगों ने बहस करी, अपने जो है चर्चा के दौरान अपने मत भी रखे, लोगों ने सत्ता पक्ष में रखे, इनके पास बहुमत था, बिल पारित हुआ, चीजें। लेकिन जिस तरीके से हमने एक सदन के अंदर चर्चा का एक पहले से स्वरूप देखा हुआ है, वैसा अब स्वरूप नहीं मिलता है। आदरणीय राहुल जी ने कई बार तमाम सोशल मीडिया पे चीजें पड़ी हुई हैं, तमाम तरीके की नतीजे हैं। जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनका माइक म्यूट करा जाता है, उनको बोलने से रोका जाता है। देखिए ओम बिरला साहब कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत हैंडसम, स्मार्ट। जैसी राहुल गांधी जी बोलेंगे, जैसी सरकार का विरोध करेंगे, कैमरा राहुल गांधी जी की तरफ से हटा दिया जाता, सामने सीट के ऊपर बेहतरीन, स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग एक शख्स दिखाई देता है, हमारे जो है आदरणीय ओम बिरला, बहुत ही हैंडसम, और वो बोलने लगते हैं एकदम से जैसी हो जाता है। ये क्या तरीका? आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दे रहे। आपको तो खड़े होकर के बोलना चाहिए था कि नहीं, राहुल गांधी जी को मैं मौका देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बोले आकर के। राहुल गांधी जी सदन में आते हैं, इतना हू हल्ला होता है, इतना चिल्लाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अब तो मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी को पेश ही नहीं कर पाते। ओके चलिए 1.5 मिनट आपके, 1.5 मिनट हो गए आपके। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। अशोक जी जो पहले कहा वही रिपीट हुआ। मुद्दा है यहाँ पे किसी को प्रिविलेज नहीं मिल सकता है, संसद रूल के हिसाब से चलता है। मैंने बार बार डिबेट में सवाल पूछा, और आज डिबेट में नहीं, कई बार डिबेट में पूछा कि आप बताइए कौन से रूल का उल्लंघन हुआ है। देयर आर प्रोसीजर अंडर रूल 349। आप बताइए कि हाँ इस रूल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया। और आपने जब सवाल पूछा कि वक्त संशोधन बिल पे जब समय था, इतना 6 घंटे थे कांग्रेस के बाद, तब क्यों एलओपी नहीं बोले, उसका उनके पास जवाब नहीं है। तब किसने, मोदी जी ने रोका था।
तब भाजपा ने रोका, तब सरकार ने रोका। आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं बोले? उसके पीछे जो भी रीजन हो डिस्कस करिए ना, सवाल से क्यों दूर भाग रहे हैं? फिर आप भी वही कर रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको मुद्दे पे बोलना ही नहीं है, आपने जो रटा हुआ है वही बोलना है, तो फिर जनता क्या करेगी? अशोक जी भी क्या करेंगे जहां पे भी? और ये देखिए अशोक जी, एक नई पैटर्न हो गई है कि हर बार जो भी चीज इनके मुताबिक नहीं होती है, ये उसके ऊपर सवाल उठा देते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। डिबेट अच्छी तरह से एक मिनट आ रहा हूं मैं। समय में बिल्कुल नहीं बोला। अब आप क्या कर रहे हैं, सुनिए बात को। दूसरा अशोक जी, जब भी देखिए, जब भी चुनाव के परिणाम आए हैं, झारखंड में भाजपा की हार हुई, इनकी जीत हुई, वहां पे ईवीएम खतरे में नहीं हुआ। महाराष्ट्र में ईवीएम खतरे में, हरियाणा में ईवीएम खतरे में। अब जनता की आवाज को आपको सुनना ही नहीं है, आप हर चीज में प्रोसेस पे सवाल उठाते हैं, हर चीज में संस्था पे सवाल उठा है। जहां पे उनको लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया वो उनके खिलाफ है, तो कोर्ट पे भी आप लोग सवाल उठा देते हैं। और जहां आपके मुताबिक कुछ आया, तब आप सत्यमेव जयते कहते हैं। ये दोगलापन नहीं चल सकता। ये आपने जो नया अखाड़ा बना दिया, मेरी बारी एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री, एक मिनट सही जवाब सुनिए, एक मिनट, मेरी बारी है। आपने ठीक कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने शिकायत नहीं की टीवी में आके कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे बोलने बोलने नहीं देते, मेरा माइक बंद कर देते। प्रधानमंत्री ने शिकायत नहीं करी। एक बात। दूसरी बात सुनिए, ज्ञान दे रहा हूं, सुनिए। दूसरी बात, आप दो मुद्दों को मिला रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, यह जनरलाइज स्टेटमेंट है। और क्योंकि कांग्रेस बार बार यह कहती थी राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए जब वक्फ संशोधन विधेयक पर डिबेट हुई, तब सब उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। कांग्रेस को पूरे 5 घंटे मिले थे। लेकिन अभी सैयद जवाद ने जो कहा, उससे पता है क्या मैसेज जा रहा है? उससे मैसेज यह जाता है कि राहुल गांधी क्योंकि युवराज हैं, इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि भैया पहले जो लोकसभा स्पीकर हैं, जिनको हैंडसम बताया सैयद जवाद ने, लोकसभा स्पीकर पहले एक चिट्ठी लिखे राहुल जी को कि प्रिय राहुल जी, कृपया आपको मैं करबद्ध विनती कर रहा हूं, आप संसद में अपना समय जो दिया उसमें आप अपनी बात रखिए। और उसके बाद एक लाल रंग की पालकी भेजी जाती राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल गांधी जी इस पालकी में बैठकर आइए, प्रधानमंत्री जी फूल बरसाएंगे और लोकसभा स्पीकर फूल बरसाएंगे, आप बोलना शुरू कीजिए, संसद के ऊपर अप्सराएं खड़ी कर देंगे और अप्सराएं फूल बारिश करेंगी, उसके बाद राहुल जी बोलेंगे। अब क्योंकि अप्सराएं अरेंज नहीं की गई, पालकी अरेंज नहीं की गई, चिट्ठी नहीं भेजी गई, तो इसलिए राहुल गांधी जी क्यों बोलेंगे? तो आप यह कहना चाहते हो कि राहुल गांधी को बोलने के लिए स्पेशल प्रिविलेज मिले। जब घंटे कांग्रेस को निर्धारित थे वो बोलते। और फिर से सवाल कर रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट क्यों नहीं दिया? क्या उनको भी कोई प्रिविलेज चाहिए थी? एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, अवधेश जी का आखिरी कमेंट होगा, रुकिए। कितनी देर का ब्रेक? बैसाखी दी लख बधाइयां। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ, उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है। हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। चलिए दो टूक आप दे रहे हैं। अवधेश जी, भैया संसद में कानून पारित हुआ, वो कह रहे हैं, सड़कों पर कहा जा रहा है कि नहीं कानून को मानेंगे, और नेता लोग कह रहे हैं कि भैया ये संवैधानिक नहीं है। नेता लोग कह रहे हैं कि संसद में जो है देश सो रहा था। ये सब क्या प्रोपेगेंडा है? ये प्रोपेगेंडा है या फिर ये किसमें क्या सच्चाई? नहीं, एक तो निराशा भी है कि आपने इतने दुष्प्रचार किए और राज्यसभा में गृह मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी ओर से कोई व्हिप नहीं है।
आपने घेराव करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार का और नायडू का बहिष्कार करो, इफ्तार का बहिष्कार करो, इनको वोट नहीं देगा मुसलमान, सारा कुछ करके देख लिया और एनडीए का इंटैक्ट केवल वोट ही नहीं हुआ, राज्यसभा में तो बाहर के वोट मिल गए। तो एक जब आपको संसद में जहां की आपका एक वैधानिक संघर्ष था, वहां आपको विफलता मिल गई कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सके, सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर लोगों को कन्विंस नहीं कर सके, तो उसके पास चारा क्या है आपको करने के अलावा? राहुल गांधी जी भाषण देके वहां बोलते हैं ना करने के लिए। तो इसलिए जो कुछ भी ये कह रहे हैं, एक तो उसमें निराशा है, दूसरा देश में इस समय मुसलमानों को देश में अभी और दुनिया में भी एक प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध खड़ा करने की एक रणनीति है। तीसरी इसमें जो रणनीति नजर आती है वो ये है कि किसी भी प्रकार से एक वातावरण बनाए रखो ताकि नरेंद्र मोदी विरोधी थोड़ा बहुत जो आईएनडीए बची हुई है उसको हम बचा के रखें। लेकिन अगर इस ढंग से हिंसा होगी, मैं कह रहा हूं इस ढंग से अगर हिंसा होगी जगह जगह, जैसे नागपुर में हुआ, जैसे मणिपुर में हो रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद में हो रहा है, उसके बाद देश के लिए महंगा पड़ने वाला है। और इसकी जिम्मेवारी देश में आग लगाने का कौन लेगा कि संसद के समय पर आप बाहर रहते हैं, अपने साथियों तक को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, नेताओं को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब वो गलत नहीं था बिल, और बाहर झूठ फैला करके देश में आग लगाते हैं। ओके, देखिए मैं एक सीधे देखिए, कानून संसद से पारित हुआ है, देश ने देखा, वोटिंग से पारित हुआ है। विपक्ष को इस बात का पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दीजिए, आप याचिकाएं दायर, सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को इसकी 16 जुलाई को सुनवाई भी है। तो संवैधानिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका यही है, आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वोच्च होगा, देश को मानना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो हिंसा हो रही है, कम से कम जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को तो कंडेम करना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को घेरिए, सरकार को घेरिए, लेकिन कम से कम हिंसा को तो कंडेम कीजिए। मुझे तो लगता है लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो उससे हिंसा और भड़कती है। क्या आपका मकसद हिंसा को भड़काना है? अगर नहीं है तो कम से कम उसके खिलाफ बोलिए भी। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को शुक्रिया, आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।